अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोरैंक एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स क्या हैं और इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसे मसल्स जो अटैच टू स्केलेटन हैं, यानी नाम से पता चल रहा है कि मसल्स अटैच टू स्केलेटन, उन्हें हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल्स का। याद रखिएगा स्टूडेंट कि इन स्केलेटल मसल्स का जो फंक्शन है वो मूवमेंट करवाना, यानी बॉडी की मूवमेंट प्लस लोकोमोशन। तो लोकोमोशन है, बॉडी की मूवमेंट है, बॉडी पार्ट्स की, वो तमाम इन्हीं स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। अगर हम तादाद की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 640 से लेकर 650 मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो ज्यादातर पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, अगर हम इसके बेसिक पार्ट्स की बात करें तो याद रखिएगा एक मसल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जहां से मसल स्टार्ट होता है उस हिस्से को हम ओरिजिन का नेम देते हैं, यानी मसल का जहां से आगाज होगा उसे हम ओरिजिन कहेंगे। जहां पे कोई भी मसल खत्म होता है उस पॉइंट को हम लोग इंसर्शन कहते हैं, जबकि दरमियान वाला हिस्सा जो मसल्स का है उसे हम बेली कहते हैं। तो एक मसल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ओरिजिन, बेली एंड इंसर्शन। अब जितनी भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो ज्यादातर पेयर्स की शक्ल में हैं, लेकिन जब फंक्शन की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में जाके, तो तब याद रखिएगा कि उनमें से मोस्टली जो मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। यानी जिस वक्त एक मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा होता है तो दूसरा मसल उस वक्त रिलैक्सेशन के फेज में चला जाता है। अब अगर हम बात करें कि मसल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, यानी मसल्स में कौन कौन से मजीद इसके कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक मसल जिस बोन के साथ मौजूद होता है, तो मसल को अटैच करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, याद होगा आपको हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन को बोन से अटैच करते हैं, एंड कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन के साथ अटैच करे उसे हम नेम देते हैं टेंडन का। तो टेंडन क्या है स्टूडेंट? यानी आप लिखेंगे कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो किसी भी मसल को बोन के साथ अटैच करता है। अब अगर दरमियान में मौजूद हम एक मसल के कंपोनेंट को, एक पार्ट को हम जूम करते हैं, हम उसको बड़ा करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो एक मसल है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी थिन कवरिंग, यानी इसके बाहर एक बारीक सी लाइनिंग है, एक कवरिंग है जिस इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मसल को। उस प्रोटेक्टिव लेयर का नेम याद रखिएगा, उसे हम लोग एपीमीसियम कहते हैं। ये एपीमीसियम का मानी क्या है स्टूडेंट? तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एपी, आगे मायो या मिस, और आगे इयम। तो ये क्या वर्ड बन गया? एपी मीन हम जानते हैं कि अपॉन होता है, मायो मीन मसल होता है, जबकि IUM जहां भी आ जाए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एपीमीसियम क्या है? यानी वो कवरिंग, वो मेम्ब्रेन, वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो एक मसल को ढांप के रखती है, उसको अगेंस्ट फ्रिक्शन बचाती है जिस वक्त मसल्स मूव करते हैं, उसे हम एपीमीसियम कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम एक मसल को देखें, इसको मजीद अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डीप हम स्टडी करें, तो पता चलता है कि इसके अंदर स्मॉल फाइबर्स मौजूद हैं, इसके अंदर मजीद धागे मौजूद हैं। यानी अगर मसल्स को ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर से स्मॉल बंडल्स की शक्ल में फाइबर्स जो हमें मिलेंगे। ये जो मसल्स के अंदर से निकलने वाले, जिसको आगे हमने जूम किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसे नेम देते हैं मसल बंडल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक मसल जो है वो मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। अब ये मसल बंडल्स के बाहर भी कवरिंग होती है, जैसे आपने एपीमीसियम पढ़ा यहां पे, सेम ऐसे ही मसल बंडल्स के बाहर भी जो है वो हमें दिखाई देगी एक कवरिंग जो उनकी प्रोटेक्शन कर रही होती है।
इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग नेम देते हैं पेरीमीशियम। तो ये पेरीमीशियम स्टूडेंट क्या है? पेरी मीन पेरिफेरी यानी अराउंड, और मीशियम वही यानी मसल एंड स्ट्रक्चर। तो इसका काम क्या है? मसल बंडल्स को प्रोटेक्ट करना। स्टूडेंट एक यहां पर एमसीक्यूज याद रखिएगा, मसल बंडल्स का एक और भी नाम है, इसे हम लोग फेसिकल का नाम देते हैं, यानी मसल बंडल्स आर आल्सो नोन एज फेसिकल्स, और इनकी जो प्लूरल है, इनकी जो जमा है, इन्हें हम लोग फेसिक्यूलाई का नाम देते हैं। तो फेसिक्यूलाई ज्यादा मसल बंडल्स के लिए यूज होते हैं, एक होगा तो उसे हम फेसिकल्स का नाम देंगे। और अगर हम इनकी डायमीटर की बात करें एक मसल बंडल्स की, तो वो आपने एमसीक्यूज में याद रखना है, जो कि एमडी कैट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट है अबाउट 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये आपने भूलना नहीं कि इनका जो डायमीटर है एक मसल बंडल का, वो अबाउट 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब आगे अगर हम देखें तो मसल बंडल जो है वो फर्दर कंपोज्ड है मजीद छोटे फाइबर से, यानी इसको जब हम जूम करते हैं तो इसके अंदर पता चलता है कि मजीद छोटे धागे, छोटे फाइबर मौजूद हैं। ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं मसल फाइबर्स का। इन्हें आप मायोफाइबर्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम लोग मसल फाइबर्स भी कहते हैं, जबकि इनका थर्ड नेम इन्हें हम मसल सेल्स भी कहते हैं। तो 3 नेम है इनके। कौन कौन से स्टूडेंट? इन्हें हम मायोफाइबर्स, इन्हें हम लोग मसल फाइबर्स, या इन्हें हम मसल सेल्स का नाम देते हैं। तो ये जो मसल सेल्स हैं, अगर इनको अगर हम लोग गौर से देखें तो जैसे बाहर मसल के एपीमीशियम मौजूद थी, जैसे हमने पढ़ा मसल बंडल्स के बाहर जो है वो मौजूद है, मसल बंडल्स के बाहर पेरीमीशियम है, ऐसे ही इन मायोफाइबर या मसल सेल्स के बाहर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है, जिसे हम लोग नेम देते हैं एंडोमीशियम का। तो ये एंडोमीशियम नाम से पता चला है क्या बनेगा? एंडो मीन इनर या इनसाइड, और मीशियम यानी मसल एंड स्ट्रक्चर। तो 3 तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होगी स्टूडेंट। जो सबसे बाहर थी उसे नेम दिया एपीमीशियम का, जो मसल के बाहर थी, जो मसल बंडल के बाहर थी उसे नाम दिया पेरीमीशियम का, और जो बाहर मौजूद थी मसल सेल्स के उसे हमने नेम दिया एंडोमीशियम का। अब अगर हम बात करें इनके डायमीटर की, तो स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जैसे भी हमने कहा मसल बंडल का डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा कि जो मायोफाइबर या मसल सेल्स होते हैं इनका डायमीटर जो है वो अबाउट 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी ये मजीद उनसे छोटे हैं, उनसे बारीक धागे तो उनके अंदर मौजूद है। अगर स्टूडेंट हम इसको उल्टा पढ़े तो आप यूं कह सकते हैं कि बेशुमार जो मसल सेल्स हैं जब ये मिलते हैं तो मसल बंडल्स बनते हैं, मसल बंडल्स जब आपस में मिलते हैं तो मसल्स बनते हैं। अब अगर हम इस मसल सेल को अगर हम जूम करके देखते हैं, जैसे अभी हमने नीचे एक रफ स्केच लिया हुआ है, तो एक मसल सेल को सबसे देखें उसको जूम करके, तो सबसे बाहर जो कवरिंग मौजूद है जिसको हम इस वक्त रेड कलर से ड्रा कर रहे हैं, ये वही कवरिंग है जिसको आप लोगों ने नाम दिया एंडोमीशियम का। यानी सबसे बाहर जो कवरिंग है एक मसल सेल के वो एंडोमीशियम है, जबकि सेकंड लेयर जो ब्लू कलर में है ये इस मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम नाम देते हैं सार्कोलेमा। तो स्टूडेंट ये वर्ड याद रखिएगा, सार्को मीन फ्लैश होता है, जबकि लेमा मीन मेम्ब्रेन होता है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो एक मसल सेल के बाहर मौजूद होती है। जबकि इन मसल सेल्स की पहचान आपने याद रखनी है कि इन मसल्स के पेरिफेरी की जानिब ओवल शेप में मल्टी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है बल्कि ये पेरिफेरी पे यानी कि किनारों पर मौजूद होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस वाला ये मसल सेल्स मौजूद है। दूसरी चीज ये कि इनके अंदर यानी इन मसल सेल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जैसे आप जानते हैं कि आम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही इन मसल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसे हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। तो स्टूडेंट जैसे बाहर मेम्ब्रेन का नाम रखा हमने सार्कोलेमा, ऐसे ही जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसका नाम हमने रख दिया सार्कोप्लाज्म। इसके अलावा अंदर जो है वो थिन मजीद इसके ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। वो ऑर्गेनेलिज क्या है अभी हम इसकी बात करेंगे डिटेल से, वो हमारा नेक्स्ट इसी का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, जिन प्रोटीन्स का काम ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, और वो ऑक्सीजन क्या कहलाती है? मायोग्लोबिन।
तो मायोग्लोबिन प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन को स्टोर करना है, बाइंड करके रखना होता है। इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट्स के लिए अगर बात की जाए तो फूड न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि ग्लाइकोजन की सूरत में पाए जाते हैं। तो एक मसल सेल्स के अंदर आपको ग्लाइकोजन के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, अंदर सार्कोप्लाज्म दिखाई देगा, अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन दिखाई देगी, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा भी दिखाई देगा, और उसके बाहर जब हमें एंडोमीसियम दिखाई देता है। ये एक मसल सेल की एनाटॉमी जो हमें दिखाई देती है। अब बात करें अंदर, तो ये जो स्मॉल हमें बिल्कुल छोटे इसके ऑर्गेनेल्स अंदर फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जिन्हें हम नेम देते हैं मायोफिलामेंट्स का, यानी मायो मीन मसल्स और ये फिलामेंट यानी सेल्स के अंदर पाए जाने वाले, मसल सेल के अंदर पाए जाने वाले ये फिलामेंट्स हैं। इन फिलामेंट्स, ये मायोफिलामेंट्स क्या हैं? ये हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्राइएशंस की शक्ल में, मुख्तलिफ जो है स्ट्रिप्स की शक्ल में हमें एक स्मॉल फिलामेंट दिखाई देते हैं। ये मायोफिलामेंट कंसिस्ट होते हैं दो तरह के, आगे थिक एंड थिन फिलामेंट से। वो थिक और थिन फिलामेंट्स कैसे हैं, जरा उनको हम ड्रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रा कर देते हैं इसमें पाए जाने वाले पहले फिलामेंट्स जो कि एक्टिन फिलामेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्टिन फिलामेंट्स का वर्ड बोल रहे हैं, जबकि एक्टिन प्रोटीन और चीज है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट में मजीद आगे दो प्रोटीन एक्टिन के अलावा होती हैं। इसी तरह से हम थोड़े से डिस्टेंस पे अगेन ड्रा कर देते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को। तो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स आ गए। इन स्टूडेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स के दरमियान में यानी सेंटर में एक जी डिस्क मौजूद होती है। ये प्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो इन एक्टिन फिलामेंट्स को इंटरसेप्ट करता है, यानी दरमियान से इनको क्रॉस कर रहा होता है। अब यूं कह लें कि ये एक्टिन फिलामेंट इस जी लाइन के दोनों तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये जो जी डिस्क है ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, यानी मैं यहां पे नेम लिखता हूं जी डिस्क, या इसे नाम दिया जाता है जी लाइन। तो स्टूडेंट, जी का वर्ड यूज होता है ज़विश से निकला, और ज़विश का मानी बिटवीन होता है, यानी जी लाइन ज़विश यानी कि बिटवीन। अब ये जो जी डिस्क है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोटीन्स, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नेम है अल्फा एक्टिनिन। इसके अलावा डेस्मिन, इसके अलावा स्टूडेंट्स नेबुलिन वगैरह प्रोटीन मौजूद होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो इस जी डिस्क में वो एक्टिनिन प्रोटीन होती है। तो इधर भी ये भी हमारे पास जी डिस्क या जी लाइन है, जबकि ये वाली जो लाइन है ये भी क्या है, जी लाइन या जी डिस्क आप इसे कहेंगे। इन जी लाइन से अगर हम देखें तो सेंटर की जाना, हम जस्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, ये दो जी लाइंस के दरमियान में जो कुछ पाया जाता है उसे हम स्टडी करेंगे। तो ये जो दोनों जी लाइन के दरमियान में आपको ये एक्टिन फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो सेंटर की जानब जा रहे हैं। इधर से देखें तो ये सेंटर को जा रहे हैं, अगर इस जी लाइन को देखें तो ये इधर सेंटर को आ रहे हैं। इनके दरमियान में हमें यहां पर थिक फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। ये थिक फिलामेंट्स किस चीज के बने होते हैं, अभी हम इनकी भी बात कर लेंगे जरा। तो इस तरह से थिन फिलामेंट, फिर थिक फिलामेंट, फिर थिन, फिर थिक, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, दो जी लाइन के दरमियान में जितना ये यूनिट हमें दिखाई दे रहा है, यानी एक जी लाइन और दूसरी जी लाइन के दरमियान में जो कुछ हमें ये यूनिट दिखाई देगा उसे हम नेम देते हैं सार्कोमियर। सार्कोमीन पहले बात हो चुकी, फ्लैश यानी मसल्स के मानी में आता है, और मियर का मानी यूनिट होता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल्स का, वो क्या कहलाता है भला, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर के अंदर क्या कुछ है, एक तो हमें ये मौजूद एक्टिन फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं जिनको आप थिन फिलामेंट्स कहते हैं, और दूसरे ये थिक फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, इतना पार्ट अगर आप नोटिस करें, यहां से इतने हिस्से को, जहां से मैंने ये सेंटर में इसको यहां से देखें तो मैंने डॉटेड लाइन में शो किया, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं यहां पर सिर्फ हमें थिक फिलामेंट दिखाई देता है जो कि मायोसिन का होता है। तो ये जो जगह है जहां पर ये खाली है, ये आपको कम थोड़ा सा डार्कनेस वाला रीजन दिखाई देगा, इसे हम नाम देते हैं एच जोन। एच फॉर हेली, और हेली का मानी ब्राइट होता है,
यानी सेंटर वाला वो हिस्सा जहां पर इतनी ज्यादा वो डार्कनेस नहीं है, जो इतना ज्यादा थिक नहीं है, उसे हमने नाम दिया एच जोन का। इस एच जोन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मिड सेक्शनल पॉइंट जो होता है, उस मिड पॉइंट को हम लोग नेम देते हैं एम लाइन का। तो ये वर्ड आपने याद रखना स्टूडेंट कि ये एम लाइन कौन सी है, एच जोन का जो बिल्कुल सेंटर है उसे हमने नाम दिया क्या भला, एम लाइन का। और एच जोन में क्या आता है, जस्ट ये थिक फिलामेंट्स आते हैं। जबकि बाहर थोड़ा सा अगर फोकस करें तो स्टूडेंट आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर थिन, आगे थिक, इधर भी थिन, ये थिक, इस तरह से मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। यानी आपने नोटिस किया कि ये वो जगह है जहां पर दोनों बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर भी देखें तो हमें ये दोनों बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग हुई हुई है। आपने वर्ड याद रखना है कि दोनों फिलामेंट्स की आपस में ओवरलैपिंग हो चुकी है, जिसमें आपको ब्लैक एंड ब्लू वाली लाइनें कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। तो जितना ये रीजन है, जितना ये हिस्सा है, ये सारे रीजन को, सारे हिस्से को इस ओवरलैपिंग वाले पॉइंट से लेके इस ओवरलैपिंग वाले पॉइंट तक, इसे हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं ए बैंड का। अब ए का मानी क्या होता है, ए फॉर यूज होता है एन आइसोट्रोपिक, यानी एन आइसोट्रोपिक। जबकि वो हिस्सा अगर आप देखें जी लाइन एंड ये वाली जो ओवरलैपिंग वाली लाइन है, अगर आप इस पॉइंट को फोकस करें, सेम ऐसे ही आप इधर देखें ओवरलैपिंग और जी लाइन के दरमियान में और क्रॉस करके भी, तो ये वाली जो हिस्सा है इसे हम नाम देते हैं आई बैंड का। तो आई फॉर क्या होता है, आइसोट्रोपिक। तो ये आइसोट्रोपिक कहलाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें कुछ समझ आ गई कि जी लाइन कहां पे है, शेयर समझ आ गई कि हमारे पास एक्टिन फिलामेंट कहां पे मौजूद है, ये पता चल गया कि दरमियान में ये जो थिक फिलामेंट है ये कहां पे मौजूद है, और ये समझ आ गया कि हमारे पास इसकी ओवरलैपिंग कहां तक हुई होती है। अब अगर हम लोग बात करें अगर हम बात करें इस एक्टिन एंड मायोसिन की डिटेल स्ट्रक्चर की, बायोकेमिस्ट्री की, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये कंसिस्ट होता है 3 टाइप ऑफ प्रोटीन से, यानी 3 प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है। उनमें से जो मेजर कंपोनेंट प्रोटीन का वो 2 स्ट्रैंड्स हैं एक्टिन के, यानी एक्टिन के 2 धागे हैं जो आपस में एक दूसरे के ओवरलैप हुए होते हैं, और इनके दरमियान में 2 स्ट्रैंड स्टूडेंट मौजूद हैं, वो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के। तो ये 2 प्रोटीन मैंने बता दी। पहली कौन सी, जो मेजर प्रोटीन है, जो मेजर कंपोनेंट है इस थिन फिलामेंट का, उसे हमने नाम दिया एक्टिन का। जबकि दूसरी जो प्रोटीन जिसके 2 स्ट्रैंड्स हैं जो ओवरलैप हुए हैं, उसे नाम दिया हमने ट्रोपोमायोसिन का। और तीसरी हमारे पास जो प्रोटीन मौजूद होती है जो इसके ऊपर अटैच होंगी, उसके 3 पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं, वो प्रोटीन कहलाती है ट्रोपोनिन। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज आ गया कि ट्रोपोनिन कितने पॉलीपेप्टाइड्स वाली चेन है, 3 वाली। उनमें से एक जो पॉलीपेप्टाइड का जो यूनिट है वो जुड़ा होता है एक्टिन के साथ, दूसरा यूनिट जो वो जुड़ा होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, जबकि एक यूनिट जो बाकी बच जाता है वो आकर जुड़ेगा कैल्शियम्स के साथ, यानी कैल्शियम आयन के साथ। ये कैल्शियम आयन यहां दरमियान में मौजूद होंगे, वो कैसे हैं वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, किस तरह से वो स्लाइडिंग फिलामेंट में, मूवमेंट में वो यूज होते हैं। तो इस तरह से ट्रोपोनिन जो है वो तीनों के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, यानी एक्टिन के साथ भी, ट्रोपोमायोसिन के साथ भी, और आगे जाकर जब कंट्रैक्शन होगी उस वक्त ये कैल्शियम के साथ अटैच होगा। अगर स्टूडेंट हम बात करें थिक बैंड की, जो हमें दरमियान में ब्लू लाइंस वाला दिखाई दे रहा था, तो थिक फिलामेंट्स क्या है स्टूडेंट, तो ये एक काफी सारी मायोसिन के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बना हुआ एक थिक फिलामेंट है, यानी ऐसा फिलामेंट है जिसमें बेशुमार जो हैं वो हमारे पास मायोसिन प्रोटीन के यूनिट जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर जो है वो हमें इसके इस तरह से हेड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं बाहर निकले हुए। तो अंदर से ये हेड्स इस तरह से निकले हुए दिखाई देते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इनको देखें कि ये एक को अगर हम जूम करें, बाहर निकालें, तो पता चलता है कि एक जो मायोसिन है उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स? ओनली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो ओवरलैप हुई होती हैं।
तो एक दूसरे के साथ वो रैपिंग की हुई है, वो लिपटी हुई है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा जो है वो इसका कहलाएगा, जो साइड पर है वो ग्लोब्यूलर शेप है, वो हेड होगा, और जबकि दूसरी जो है वो पार्ट इसकी टेल है। यूं कह लें कि काफी सारी मायोसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हेड्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और टेल्स को आपस में जो है वो लपेट दिया जाता है। तो इस तरह से अगर नोटिस करें, यहां पर अगर देखें तो पता चला कि इस साइड पर भी हेड्स हैं और इस साइड पर भी हेड्स हैं, इधर भी हेड्स हैं और यहां पर भी हेड्स हैं। तो इन मायोसिन के मॉलिक्यूल्स के जो हेड्स हैं वो टुवर्ड जी लाइंस हैं, और यूं कह लें आप इजी वे में कि दो इस तरह से मायोसिन के थिक फिलामेंट्स की जो टेल्स हैं, उन टेल्स को आपस में जब वो बांध दिया जाता है, इधर को भी हेड निकले हुए हैं, इधर को भी हेड निकले हुए हैं, जो आगे चल के हम बात करेंगे क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे, यानी एक्टिन के साथ वो अटैच होंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। अब यहां पर एक और एमसीक्यू समझ लें जरा कि ये जो थिक फिलामेंट है जिसको हमने मायोसिन फिलामेंट का नाम दिया, इसका जो डायमीटर है वो अबाउट होता है 16 नैनोमीटर। जो पहले वाले यूनिट आए थे वो माइक्रोमीटर में थे, जबकि जो इसका यूनिट आएगा वो 16 नैनोमीटर है। जबकि जितना भी ये थिन फिलामेंट वाला जो पार्ट था जिसमें ट्रोपोनिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन थी, इनका जो डायमीटर है वो अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर तक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें कि ये किस तरह से ओवरलैपिंग की होती है, तो अगर हम इस तरह से बात करें कि लाइक जैसे मेरे पास एक जो है, ये मेरे पास एक थिक फिलामेंट है फॉर एग्जांपल कि ये मायोसिन का है, तो एक साइड से आने वाले 6 थिन फिलामेंट्स ने इसको ओवरलैप किया होता है, यानी 6 जो एक्टिन की जो चेन्स हैं, जो फिलामेंट्स हैं, उन्होंने एक थिक को जो है वो उसको कवर किया होता है, उसको सराउंड किया होता है। यानी अगर हम इसको रफली स्केच लें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो थिक फिलामेंट मौजूद है, और इसकी साइडों पर जो है वो 1, 2, इस 3, 4, 5 एंड 6 जो हैं वो इस तरह से जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं उन्होंने उसको सराउंड किया होता है यहां पर, और फिर ये आगे जाकर वो मूवमेंट में किस तरह से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा वो हमारा अगला लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।